स्टार्ट कर दो। ओके, yesterday we have discussed classification of laser on the basis of material or on the basis of elements used as an active medium. So laser can be classified into 4 categories: solid state laser, liquid laser, gas laser, and then semiconductor laser. Now today we are going to study the first lecture of solid state laser, which is ruby laser. Historically, ruby laser was the first laser which were discovered by Maiman in 1960. Basically, रूबी लेज़र जो है, जैसे मैंने कल आपको बताया कि सॉलिड स्टेट लेज़र में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोर होता है, एक ग्लास या क्रिस्टल रॉड होता है जिसके अंदर सर्टन मेटालिक आयन हम क्या करते हैं, फिलअप कर देते हैं. इन केस ऑफ रूबी लेज़र वी टेक द क्रिस्टल ऑफ रूबी विच इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉप्ड विद क्रोमियम आयन बाय 0.05 वेट परसेंटेज. यानी हमने सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल लिया है एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जिसके अंदर डॉपिंग की है क्रोमियम आयन की 0.05% वेट के साथ. अब इस परसेंटेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमियम आयन पर क्यूबिक मीटर में आएंगे? तो नंबर ऑफ chromium ion per cubic meter is roughly equal to 1.6 into 10 power 25 chromium ion. 1.6 10 power multiply 25 आयन, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा नंबर है. तो इतने नंबर ऑफ क्रोमियम आयन जो हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर डॉप किए गए हैं. अब ये जो रूबी क्रिस्टल है इसकी लेंथ कितनी ली गई, ये इस फिगर में देखें. रूबी क्रिस्टल की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर है. और याद रख लो इसी क्रिस्टल के अंदर डॉपिंग की गई है किसकी? क्रोमियम आयन की. और क्रोमियम आयन हमारे पास क्या कंसिडर होगा? एज एन एक्टिव सेंटर, यानी जिससे लेज़र लाइट इमिट होगी, जिसके अंदर हम लेज़र एक्शन अचीव करेंगे 2 लेवल 3 लेवल और 4 लेवल लेजरिंग सिस्टम, वो क्रोमियम का होगा. यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एज ए होस्ट का काम कर रही है जिसमें क्रोमियम जो है वो एज ए लेजिंग एक्शन का काम करेगी. अब ये देखना है कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा. ये हमारे पास वही रूबी रॉड है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर. इसके ऊपर हमने पंपिंग सोर्स के लिए पंपिंग मैकेनिज्म भी हम लोगों ने पढ़े थे कि ऑप्टिकल पंपिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पंपिंग होगी या डायरेक्ट पंपिंग होगी. तो यहाँ ऑप्टिकल पंपिंग मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं. तो ऑप्टिकल पंपिंग के प्रोसेस को अचीव करने के लिए जीनान फ्लैश लैंप को माउंटेड कर दिया गया है, रैप्ड कर दिया गया है हेलिकल कॉइल की शक्ल में, और इसको अटैच किया गया है पावर सप्लाई के साथ. तो जब पावर सप्लाई ऑन होगी तो जीनान फ्लैश लैंप से हमें वाइट लाइट मिलेगी. ये वही ट्यूब लाइट जिस तरह नहीं होती, ये वाली ट्यूब लाइट है. तो इससे वाइट लाइट इमिट हो रही है. अब इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे लाइट के, यानी ग्रीन लाइट भी होगी, येलो लाइट भी होगी, ब्लू लाइट भी होगी. तो हमने देखना ये है कि आउट ऑफ वाइट लाइट कौन सा फोटॉन जो है क्रोमियम आयन के अंदर उसको ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता है. ये नेक्स्ट आएगा. एंड पॉइंट पे हमारे पास मिरर है. ये जो है पार्शली ट्रांसमिटेड मिरर है जिसमें से 10% लाइट जो है आउटपुट बीम के तौर पे आपको बाहर मिलेगी. और ये 100% रिफ्लेक्टेड मिरर है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस एंड बैक करेगी विद इन द रॉड, इस रॉड के अंदर. अब जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उस तरफ आती हैं. बीच में यहाँ पर ये देखें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कूलेंट एजेंट भी बताया गया है. कल भी मैंने कहा था कि सम टाइम हीट प्रोड्यूस होती है तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम सर्कुलेटिंग कूलिंग एयर या सर्कुलेटिंग वाटर जो है ना वो बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे. अब असल मैकेनिज्म की तरफ आती हैं. बात ज़हन में बैठ गई. कल भी हमने यही जनरल डिस्कस किया था, आज उसको हम एक्सपेरिमेंटली ले रहे हैं. जब हम पावर सप्लाई से वोल्टेज सोर्स के थ्रू जीनान फ्लैश लैंप को ऑन करते हैं तो इससे वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड होगी. ये वाइट लाइट जो है जो क्रोमियम आयंस हैं. अब क्रोमियम के अंदर जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि उसमें 3 एनर्जी लेवल्स हैं. E1 उसका ग्राउंड लेवल है, E2 इसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट है और E3 और E3 प्राइम ये 2 क्लोजली एनर्जी बैंड्स हैं
क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सॉलिड स्टेट के अंदर एनर्जी लेवल नहीं होते, एनर्जी बैंड्स होती हैं। वो गैसेस के अंदर क्या होता है, एनर्जी लेवल होते हैं। ये बात ध्यान में रख लें, बैंड ऑफ डिफरेंट एनर्जी गैप, इसके ये बैंड्स होती हैं। तो E3 और E3 प्राइम ये क्लोजली टू बैंड्स हैं जिनके दरमियान वेरी स्मॉल एनर्जी गैप मौजूद है। नॉर्मली क्या होगा, क्रोमियम के आयन ग्राउंड स्टेट में मौजूद होंगे। जब हम ज़ीनान फ्लैश लैंप को ऑन करते हैं तो इससे जो वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड होगी, जो फोटॉन प्रोड्यूस्ड होंगे, तो उनमें से ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ग्रीन फोटॉन और ब्लू फोटॉन जिसकी वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम है, ये दो फोटॉन जो हैं क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन क्रोमियम आयन को ग्राउंड स्टेट से E3 और E3 प्राइम स्टेट में लेके जाएंगे। यानी सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। तो यहां पर आप गौर से देखें 550 नैनोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम में है, 5500 एंगस्ट्रॉम, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 550 नैनोमीटर, यानी 550 नैनोमीटर क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब करेंगे इस वेवलेंथ को, तो ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच जाएंगे, E3 लेवल में। इज इट क्लियर? इसी तरह 400 नैनोमीटर सेकेंड वेवलेंथ क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब करेंगे ग्राउंड स्टेट से, तो कहां चले जाएंगे, E3 बैंड में। अब ये E3 और E3 प्राइम ये दोनों क्रोमियम आयन के लिए क्या होंगी, एक्साइटेड स्टेट होंगे। तो यहां पर इनका जो लाइफ टाइम होगा वो एक्साइटेड नॉर्मल एक्साइटेड लाइफ टाइम के इक्वल होगा 10⁻⁸ सेकेंड, और ये डिकी होंगे वापस। तो E3 और E1 ग्राउंड स्टेट है, E3 और E3 प्राइम हायर एक्साइटेड स्टेट है। E3 और E3 प्राइम और E1 ग्राउंड स्टेट, इनके इन बिटवीन एक मेटास्टेबल स्टेट मौजूद है क्रोमियम के अंदर जिसे हमने E2 कहा गया है। तो E3 और E3 प्राइम से इटसेल्फ क्रोमियम आयन जो है डिके होके E2 में आएंगे और किसी किस्म का फोटॉन एमिट नहीं करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस होगा, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ये ऑलरेडी हम लोग देखें, इसीलिए फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी यहां से ये सॉलिड है और सॉलिड के अंदर लेटेस्ट वाइब्रेशन होती है कि जो फोटॉन रिलीज होगा वो लेटेस्ट वाइब्रेशन में कंट्रीब्यूट हो जाएगा और लेटेस्ट वाइब्रेशन का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हीट एनर्जी के तौर पे। आपको विजिबल रेंज में किसी किस्म का फोटॉन नहीं मिलेगा, तो इसे कहा गया है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब देखें E2 स्टेट जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यानी क्रोमियम आयन, मोस्ट ऑफ द क्रोमियम आयन वांट्स टू रिजाइड इन देयर E2 स्टेट विच इज जनरली स्टेबल स्टेट एज कंपेयर टू E3 एंड E3 प्राइम, एंड इट्स नॉर्मल लाइफ पीरियड इज रफली इक्वल टू 3 मिलीसेकेंड which is much more greater than normal lifetime of E3 and E3 prime which is 10⁻⁸ सेकेंड। तो ये 3 मिलीसेकेंड, 3 × 10⁻³ सेकेंड, ये बहुत बड़ा लाइफ टाइम है। तो जब यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो देखें ये स्टेट मैंने कहा था ना मेटास्टेबल स्टेट है, तो यहाँ से कौन सा प्रोसेस अचीव होगा, स्टिम्युलेटेड इमिशन का। अब हम एक्चुअल लेजर के ऊपर हैं, याद रख लो। हमने इससे पहले जनरल डिस्कशन में ये कहा था कि जब मेटास्टेबल स्टेट में एटम की तादाद या पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट से बढ़ जाएगी, कंडीशन याद रखें N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, सेटिस्फाई हो रही है ना, तो हम एक इनपुट फोटॉन देंगे सोर्स से। अब ये इनपुट फोटॉन कहाँ से आएगा, इधर पता चलेगा। हम ये पावर सप्लाई से नहीं देंगे, हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे एटम को डिके होने में, इलेक्ट्रॉन को नीचे डिके होने में, ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। तो जब 3 मिलीसेकेंड का टाइम जो है ये पास होगा, गुजरेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एज ए रिजल्ट क्या करेगा, फोटॉन एमिट करेगा। दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहां स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है। अच्छा, पहले हम लोगों ने जनरल कहा था कि हमें एक इनपुट फोटॉन चाहिए। अब ये जो स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फोटॉन है ना, यही स्टिम्युलेटेड इमिशन में हमारा रोल प्ले करेगा। ये फोटॉन आगे मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो मजीद जो इलेक्ट्रॉन E2 स्टेट में है, मेटास्टेबल स्टेट में है, उनको स्टिम्युलेट करेगा, परटर्ब करेगा। तो उनकी परटर्बेशन से
एक इलेक्ट्रॉन और नीचे आएगा तो आपको 2 मिलेंगे। इधर जो मिरर है 100% रिफ्लेक्टेड मिरर, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएंगे, मजीद 2 इलेक्ट्रॉन परटर्ब करेगा, स्टिमुलेट करेगा, 4 हो जाएंगे। तो इस तरह 4 से क्या हो जाएगा 8, 8 से 16। तो ये एम्प्लीफिकेशन और गेन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना, जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बड़ी डिटेल में पढ़ते रहे। यहाँ आके देखिए अब उन चीज़ों को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो जो सबसे समझने वाला नुकता ये है कि यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमने किसको यूटिलाइज किया है, स्पॉन्टेनियस इमिशन से इमिट होने वाले फोटॉन को यूटिलाइज किया है। और वही फोटॉन जो है ड्यूरिंग टू एंड फ्रो मोशन, ड्यूरिंग ऑसिलेटिंग बिहेवियर हमें इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में स्टिमुलेट करके दे रहा है, और इंटेंसिटी और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और गेन फैक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह E2 से E1 में 1 और 2 का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ, जो लेजर फोटॉन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ है 694.3 नैनोमीटर, और ये वेवलेंथ जो है रेड कलर की है। यानी रूबी लेजर हमें कौन सा लेजर लाइट देगा, रेड कलर की लाइट देगा जिसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 694 नैनोमीटर है। अब जब ये वेवलेंथ आपको आउटपुट के तौर पे मिलेगी तो याद रख लें कि उसका जो पैटर्न होगा, आउटपुट पैटर्न, वो पल्सेस होंगी या कंटिन्यूस वेव फॉर्म होगी, कंटिन्यूस वेव पल्स होगी या सडन बर्स्ट पल्सेस होंगी। तो इसके लिए ये कहता है कि ये जो ज़ीनान फ्लैश लैंप है, जब ये लाइट एमिट करता है, हमारी नेकेड आई इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करती है। जिस तरह आपने देखा कि 60 वाट और 100 वाट का टंगस्टन लाइटिंग बल्ब जो है वो 1 सेकंड में 100 टाइम ऑन और ऑफ होता है, लेकिन आपकी नेकेड आई को ये ऑब्जर्वेशन फील नहीं होती है। तो कहते हैं कि मिली सेकेंड इंटरवल के लिए फ्लैश, ज़ीनान फ्लैश लैंप जो है ना, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, फिर ऑफ होता है, फिर लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह जब E2 स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस अचीव होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं E2 में ग्राउंड स्टेट की निस्बत ज़्यादा हो जाएंगे, और जब ये डीपॉपुलेट होगा, डीपॉपुलेट होने से मराद ये है कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और आपको करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आउटपुट के तौर पे मिल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए ये प्रोसेस जो है सीज ऑफ होगा, रुकेगा फॉर एन इंटरवल ऑफ माइक्रो सेकेंड। अब हमारी नेकेड आई इस माइक्रो सेकेंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से E3 और E3 प्राइम में जाएंगे, यहाँ से सेल्फ डिके होके E2 में आएंगे, दोबारा पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर E2 से E1 में मेटास्टेबल स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस होगा। लेकिन कितना टाइम गुजर जाएगा, टाइम कोलैप्स कितना हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड इंटरवल तक लाइट जो है आउटपुट बीम में ख़त्म होगी, तो हमें जो है वो पल्सेस मिलेगी। यानी एक पल्स मिली फिर कम हुई, इस तरह एक पल्स मिली फिर कम हुई, फिर पल्स मिली फिर कम हुई, फिर पल्स मिली फिर कम हुई। इस तरह की पल्सेस जो है ना रूबी लेज़र हमें प्रोड्यूस करके देता है। अब ये जो पल्सेस हैं, ज़ाहिर है इन पल्सेस की कोई एनर्जी होगी, तो इसकी एनर्जी जो है रूबी लेज़र से ये MCQs सेट होते हैं 100 जूल एनर्जी है। यानी आउटपुट के तौर पे आपको किस एनर्जी का लेज़र प्रोड्यूस किया है रूबी क्रिस्टल से, 100 जूल एनर्जी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूबी लेज़र जो है इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, 0.1 to 1%, 0.1 to 1%। लेकिन इट हैज़ वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन, और से समझिए इस चीज़ को, होलोग्राफी, होलोग्राम। होलोग्राम कहते हैं 3 डायमेंशनल इमेजेस। आमतौर पे आप जो कैमरा यूज़ करती हैं, मोबाइल कैमरा या जो ऑर्डिनरी कैमरा है, इससे 2 डायमेंशनल इमेजेस ली जाती हैं। आप अपना फ़ोटो लें तो वो 2D होगा, किसी बिल्डिंग का लें तो 2D होगा। लेकिन 3D इमेज, जिस तरह हम लोग आमतौर पे आप मूवीज़ में देखते हैं कि एक कैरेक्टर जो है, एक आर्टिस्ट जो है सामने अपनी हूबहू हम शक्ल से बातचीत कर रहा होता है। एक आर्टिस्ट डबल कैरेक्टर नहीं होता, तो ये 3D इमेज होती है। लेज़र लाइट फॉल करती हैं बंदे पे, वही वहाँ से लेज़र लाइट उसके पाँव से लेके सर तक रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे आती है, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, तो उस पर कलर डाल दिए जाती हैं और वही आर्टिस्ट दोबारा उधर बोल रहा होता है उसी शक्ल सूरत का। यानी एक शाहरुख खान दूसरे शाहरुख खान से आमने सामने बात कर रहा है। तो ये जो इमेज होती है इसे कहा जाता है होलोग्राम, होलोग्राफी। तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए। बॉडी के अंदर 3D इमेज ली जाती है कि ट्यूमर पैलेट्स कहाँ पड़े हुए हैं, या किसी हिडन स्टोन्स को किडनी के अंदर। मुख्तलिफ यूजेस है मेडिकल साइंस के अंदर। लैब एक्सपेरिमेंट
लैब के अंदर छोटे मोटे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे इंटरफेरोमीट्री है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हम कहते हैं ना कि टू कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, तो वहाँ पर फिर कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लेज़र सोर्स। तो लेज़र सोर्स से क्योंकि नियरली कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो लाइट पल्सेस जो है ना आपस में सुपरपोजिशन करती हैं और इंटरफेरेंस इमेजेस जो है स्क्रीन के ऊपर आपको मिलती हैं। तो ये लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, आगे लिखा हुआ है इंटरफेरोमीट्री। इसी तरह सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, सोल्डरिंग और वेल्डरिंग के लिए ये रूबी लेज़र यूज़ किया जाता है। ड्रिल फाइन होल्स इन ब्रिटल मटीरियल, ब्रिटल मटीरियल जो होती हैं इनके अंदर फाइन होल्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो यूजेस है लिडार, रेडार नहीं लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जो लार्ज डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना, और इसको ये आगे हम एप्लीकेशन ऑफ लेज़र के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं हल्का सा बता देता हूँ कि लेज़र इतना स्ट्रांग प्रोड्यूस हो चुका है कि हम सरफेस ऑफ अर्थ से मून सरफेस पे लेज़र को फॉल करके उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, रिफ्लेक्टेड बीम अपने साथ इमेजेस लाता है, उन इमेजेस को स्टडी किया जाता है। तो मिलिट्री वाले क्या करते हैं कि किसी टारगेट को हिट करना हो तो सबसे पहले लेज़र पल्स उस टारगेट पे फाल करते हैं, वहाँ से वो बाउंस बैक होके वापस सोर्स में आती है, तो वो डिस्टेंस मेजर कर, टाइम उनके पास होता है S=VT से वो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि भाई V तो पता है कि ये लाइट है C से जा रही है, V=C स्पीड ऑफ लाइट, तो टाइम इंटरवल आ जाता है जाने का और टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने का, तो S=VT इस इक्वेशन से उस टारगेट का डिस्टेंस मेजर कर लिया जाता है। तो फिर उन्हें इल्म होता है कि ये टारगेट हमसे कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार। तो ये रूबी लेज़र जो है ना इसको यूटिलाइज करके ये फाइंड आउट किया जाता है। तो जो समझने वाली बात है, ये रूबी लेज़र क्या है, 3 लेवल लेजिंग सिस्टम है। ये हमने पढ़े थे ना कि 3 लेवल 4 लेवल, देखें वो यूटिलाइज हो गया। और पंपिंग के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया, ऑप्टिकल पंपिंग। और जीनान फ्लैश लैम्प से वाइट लाइट इमिट हुई है, तो जिस लाइट ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन को पंप किया है, यानी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का काम किया है आउट ऑफ वाइट लाइट, उसमें 2 कलर हैं, ग्रीन और ब्लू कलर। इन्होंने इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन की है, E3 और E3 प्राइम से क्या हुआ है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन इमिट हुई हैं, इलेक्ट्रॉन E2 स्टेट में आए हैं और E2 से एक इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली इमिट हुआ है। उसके इमिशन के बाद जो फोटॉन प्रोड्यूस्ड हुआ है वो फोटॉन बाद में क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, मेटास्टेबल स्टेट से स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस होगा और आपको रेड कलर की 619 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ रूबी लेज़र से आउटपुट के तौर पे मिलेगी। तो ये फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र था जिसको 1960 में डिस्कवर किया गया।